हेलो 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 नमस्कार 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 दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस क्लास के अंदर। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी तक हमारी आवाज़ बिल्कुल सही तरीके से पहुंच रही है। आप सभी साथी हमें बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं, हमारी आवाज़ आप लोगों तक सही तरीके से सुन पा रहे हैं। और हमारी आज की इस क्लास के अंदर हम लोग अपनी क्लास 10th के जो हमारे प्यारे साथी हैं उन सभी के साथ लगभग बहुत दिनों के बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि जो हमारा ये बहुत ही जबरदस्त ये सीरीज चल रही है ना, जिसके अंदर हम लोग आपके सोशल साइंस से रिलेटेड 50 सबसे ज्यादा जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको एक एक करके डिस्कस करने के लिए यहां पर आ गए हैं। आप लोग हमारी इस क्लास के अंदर आप लोग जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ हैं श्रेया, अल्फिया, सक्षम, राधा, हमारे साथ हैं रामचरण जी, नैन्सी, निखिल, हमारे साथ हैं यादव जी, हमारे साथ मौजूद हैं पिंकी, चिंकी, रिंकी, हमारे साथ हैं सिमरन जी और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। तो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी सर, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, जय भीम। सारे साथियों का, सारे दोस्तों का, सारे प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। अब दोस्तों हमारी आज की इस क्लास के अंदर हम लोग महत्वपूर्ण तौर पर सामाजिक अध्ययन से संबंधित, जैसे आप लोग साइंस के या फिर आप देखते हैं कि मैथ के या फिर आप देखते हैं कि आपने इंग्लिश के और हिंदी के भी जो आपके बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, 50 सबसे ज्यादा जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं। और यहां पर हम लोग लार्जली क्या करेंगे बेटा कि जो आपके एमसीक्यूज होंगे ना उन पर हम लोग फोकस करेंगे। और 50 सबसे ज्यादा जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न होने लग गए हैं ना उनकी कहानी को हम लोग आपके सामने रख देंगे। तो हमारे साथ हमारे सारे साथी जुड़ ही चुके हैं, एक एक कर हमारी जो सारी कहानी होगी उसको हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। आप लोग जल्दी से अपनी इस क्लास के अंदर अपनी अटेंडेंस को लगा दीजिए। वहां पर साइड में आपको देखने को मिल रहा है आपके पास लाइक वाला बटन मौजूद है, तो एक बार जल्दी से आप सभी साथी अपनी अटेंडेंस को लगाते हैं। भैया वो जो साइड में लाइक का बटन आपको देखने को मिल रहा है उसको तोड़ दो, फोड़ दो, मोड़ दो और एक बार जल्दी से अपनी अटेंडेंस को लगाओ। और फिर हम लोग यहाँ पर आप सभी के साथ जो हमारा ये चैप्टर होगा, इसकी जो बातचीत होगी, इसके जो हमारे पॉइंट्स होंगे उसको एक एक कर आपके सामने यहाँ पर रखना शुरू कर दो। जल्दी से साइड में जो आपको वो लाइक वाला बटन देखने को मिल रहा है उसको आप लोग जल्दी से क्या करते हैं दोस्तों के स्टार्ट कर देते हैं। सर अरीबा हूं मैं, आप मुझे इग्नोर कर रही हैं। नहीं अरीबा जी, हम आपको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। जब मैं सुबह सुबह उठता हूं तो उठने से पहले 50 बार आप ही का नाम लेता हूं, अरीबा जी, अरीबा जी, अरीबा जी। दोपहर को जब मैं खाना खाता हूं तब भी मैं 100 बार आपका ही नाम लेता हूं, अरीबा जी, अरीबा जी, अरीबा जी। रात को भी सोने से पहले मैं 100 बार आपका नाम लेता हूं, अरीबा जी, अरीबा जी, अरीबा जी। आपको कोई इग्नोर नहीं कर रहा तो चलिए साथी हमारे सारे आ चुके हैं और यहां पर हम लोग आप सभी के साथ टॉप 50 क्वेश्चंस जो होंगे हमारे एमसीक्यू वाले उनको स्टार्ट करेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके अंदर बेटा हम लोग आप सभी के साथ किन किन चीजों का डिस्कशन करेंगे। यहां पर हम लोग आप सभी के साथ जो आपका इतिहास वाला भाग होता है उसको भी देखेंगे, उसी के साथ साथ जो हमारे भूगोल से संबंधित आने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ फिर हम लोग आप सभी के साथ जो हमारे अर्थशास्त्र से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग जानेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग आप सभी के साथ जो हमारा राजनीतिक विज्ञान या फिर जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी जानते हैं, जिसे नागरिक शास्त्र भी कहा जाता है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो बात हो गई क्लियर कि सारे के सारे जो हमारे टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे जो अलग अलग भाग से होंगे उनको हम लोग समझेंगे। पहला सवाल आपके सामने है, पूछा जाता है कि यंग इटली नामक जो सोसाइटी है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और अलग अलग वर्षों के अंदर ये सवाल हमें आता हुआ देखने को मिला है। एक बार जल्दी से आपसे करेंगे थम्स अप कि जो हमारा ये यंग इटली नामक संगठन आपको देखने को मिल रहा है इसका बेसिकली आप देखते हैं दोस्तों कि ये कौन से बिंदु से आ रहा है, इसको हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है कि यंग इटली नामक संस्था जो संस्था है इसके संस्थापक कौन थे या फिर इसको शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन रहे हैं, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, कावूर या फिर मैजिनी। बहुत प्यारा सवाल है, पेपर में आया है और आप जल्दी से अपनी इन बातों को हमारे सामने यहां पर रखते हैं। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हमारे देख सकते हैं। हाँ जी, तो एक एक कर हमने देखा और जो साथी थे उनके रिस्पॉन्सेस को हमने पाया यहां पर कि एक तरीके से जो ये यंग इटली नामक संगठन है, इस संगठन को हम लोग मैजिनी के जरिए बनते हुए देखते हैं और इन्हीं का नाम बेटा क्या है, इन्हीं को हम लोग जोसेफ है ना मैथ्सिनी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो हमारे जोसेफ मैथ्सिनी या फिर जोसेफ मैजिनी हमें देखने को मिलते हैं, ये दो संगठनों को बनाते हैं। एक संगठन का नाम था यंग यूरोप, जो पूरे यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद को पैदा करने की कोशिश करता है, और जो दूसरा संगठन ये बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं यंग है ना, एक तरीके से इटली, जो इटली में देश प्रेम की भावना को मजबूती से आगे बढ़ाता है। ऑप्शन डी हमारा यहां पर बिल्कुल सही है। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे लगभग लगभग आपको देखने को मिलता है कि 91% जो दोस्त हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही आए। बहुत प्यारा सवाल है और बहुत ही आसान सवाल भी है।
फ्रांस की क्रांति कब हुई है? आपके पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आता रहा है और अब आने की संभावना भी आगे रखता है। बिहार बोर्ड के हों आप, यूपी बोर्ड के हों, झारखंड बोर्ड के हों आप, है ना, एमपी बोर्ड के हों, राजस्थान बोर्ड के हों, हर एक बोर्ड के जो हमारे साथी हैं इस क्लासेस को देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारा सेशन है, सारे बोर्ड्स के बच्चों के लिए ये हमारी क्लासेस उपस्थित हैं, है ना। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अपने इस टॉपिक को देख पा रहे हैं और हमारे साथियों ने यहां पर बताया कि जो हमारा ये फ्रांस की क्रांति हमें होती हुई देखने को मिलती है, ये किस वर्ष के अंतर्गत हुई है। चार ऑप्शंस आपके सामने और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। आपको अपना आंसर देने के लिए ABCD में से सही आंसर को चूज करना होगा और हमारा जो सही आंसर आया वो है कि जो फ्रांस की क्रांति है वो 1789 में हुई है। और क्रांति का मतलब है कि फ्रांस के लोग देश के अंदर जो राजतंत्र था वो खत्म करने की कोशिश करते हैं और देश के अंदर एक तरीके से आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि जो लोकतंत्र है ना, उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं, है ना, या फिर देश के अंदर संविधान को लाने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट हम देख रहे हैं। 1789 यहां पर हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। लगभग 80% जो बच्चे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने आता है कि दुनिया में सबसे पहली बार जो राष्ट्रवाद है इसकी शुरुआत किस देश से हुई है। बहुत बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों, एक और बहुत तगड़ा सवाल, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और इसको हम लोग यहां पर देखते हैं। हाँ, CBSE बोर्ड वाले बच्चे भी हमारे यहां पर देख सकते हैं। चार ऑप्शंस यहां पर आ चुके हैं कि सबसे पहले वो कौन सा देश है जहां राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। जर्मनी, इटली, फ्रांस या फिर इंग्लैंड। और फटाफट तरीके से आपको हमारे इन प्यारे बच्चों को इन आंसर्स को पेश कर देना होगा। जल्दी बेटा बताइएगा। और हमने यहां पर देखा कि अगर हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं या फिर जिसे हम लोग सिंपल शब्दों में क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग देशभक्ति की बात करते हैं, तो दुनिया में सबसे पहली बार जो देशभक्ति है या फिर जो राष्ट्रवाद है उसकी सबसे पहली जो शुरुआत है वो हमें फ्रांस से ही होती हुई देखने को मिली। और फ्रांस के जो लोग थे अपने राजा लुई 16वें को हटाते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारा नेता सही नहीं है, हमारा राजा सही नहीं है और हमें देश के अंदर क्या करना है, देश को हम लोग संविधान से चलाएंगे, देश में संविधान बनेगा। और फ्रांस ही दुनिया का वो सबसे पहला देश है जहां देश को सबसे पहले रखने की बात की जाती है, राजा को नहीं। और हमारा कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? हमारा ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही बना और अराउंड हमारे 83% जो दोस्त थे उनके आंसर्स बिल्कुल सही आए हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, जल्दी से आप बताएंगे कि इनमें से वो कौन सा व्यक्ति है जिसने जर्मनी को एकीकृत करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। कि जर्मनी को एकीकृत करने में इनमें से वो कौन से व्यक्ति हैं जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको हम लोग देख रहे हैं। और ABCD करते हुए हमारे साथी अपने आंसर्स को पेश कर रहे हैं। जल्दी बताइएगा बेटा, बहुत बहुत प्यारा सवाल है, पेपर में बहुत बार आया है और जल्दी से हम लोग इसको देख पाते हैं और साथ ही हमारे इस पॉइंट्स को हमारे सामने रख पाते हैं कि सबसे पहली बार, है ना। सर पोल नहीं आ रहा, ऐसी कैसी बात है भैया, पोल तो आ रहा है। ABCD करके आप लोग अपने आंसर्स को बता रही हैं, है ना। जो आपका सही आंसर होगा उसको आप बता देंगे कि जर्मनी के एकीकरण के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं उनका नाम क्या है बेटा? उनका नाम हमें देखने को मिलता है, उनका नाम है ऑटोमन बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क क्या करते हैं दोस्तों कि ऑटोमन बिस्मार्क 7 सालों में 3 बड़े बड़े युद्धों को लड़ते हैं और इन तीनों बड़े युद्धों को लड़कर वो 39 अलग अलग जो इलाके थे उनको जीतकर जर्मनी को 1871 में एक देश बनाते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहां पर बिल्कुल सही है। लगभग हमारे 81% जो साथी हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही आए। बहुत प्यारा सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है वो किस वर्ष के अंतर्गत हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारे सामने आ रहा है इसका घटनाक्रम किस वर्ष के अंतर्गत होता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों और इसका आंसर आपको पेश कर देना है। जल्दी से बताइएगा, देखते हैं कि कितने % बच्चे यहां पर बिल्कुल सही आंसर देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया जी। तो हमने यहां पर देखा और साथियों के साथ जो हमारा ये पॉइंट था वो हमने जाना कि भारत के अंदर हमें एक पार्क देखने को मिलता है बेटा, हमारा जो पंजाब है, पंजाब के अंदर हमारा एक शहर हमें देखने को मिलता है जिसे हम लोग अमृतसर कहते हैं। और पंजाब के अमृतसर शहर के अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि एक बाग है जिसके अंदर हमें 3 तरफ से दीवारें देखने को मिलती हैं और एक तरफ से आने जाने का रास्ता दिखता है। 13 अप्रैल 1919 को बहुत सारे लोग यहां पर एक तरीके से विरोध कर रहे थे। एक अंग्रेज अधिकारी आता है जिसका नाम था जनरल डायर और वो जनरल डायर इन लोगों पे क्या करता है दोस्तों के गोली चलाने का ऑर्डर देता है जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। और ये घटना 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुई थी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। लगभग हमारे 83% जो बच्चे हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही आए हैं। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बार पेपर में आया है, साल 2021, साल 2023, साल 2019, इन सालों में ये सवाल आपका आया है। पूछा जा रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक निम्नलिखित में से किसके जरिए लिखी गई है। सर आप जो ये क्वेश्चंस करा रहे हैं कि साल 2026 के पेपर में जरूर आएंगे, 1 मिनट भैया पता कर लेते हैं। आप बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही हैं, है ना। 1 मिनट जरा पता कर लेते हैं, है ना।
अरे भाई आएंगे यार, ये सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता यहाँ पर हमारे सामने है। और एमपी बोर्ड के भी जो बच्चे हैं वो देख सकते हैं, बिल्कुल सही है ना। तो यहां पर हमने एक एक कर देखा कि जो हमारी ये हिंद स्वराज नामक पुस्तक है, इस पुस्तक को साल 1909 में गांधी जी के जरिए लिखा गया था। इस पुस्तक के अंदर गांधी जी ने बोला कि भारत के लोग ना अंग्रेजों का सहयोग करते हैं, हम लोग अंग्रेजों का सहयोग करते हैं, और अगर हम लोग अंग्रेजों का सहयोग करते रहेंगे तब तक हम लोग भारत के लोग गुलाम बने रहेंगे, हमें अंग्रेजों का असहयोग करना होगा, अंग्रेजों की बातों को नहीं मानना होगा। और इस पुस्तक को गांधी जी ने साल 1909 में दक्षिण अफ्रीका के अंदर लिख दिया था। ऑप्शन सी हमारा यहां पर बिल्कुल सही है। लगभग हमारे 97% जो साथी हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही रहे हैं। पूछा जाता है दोस्तों कि भारत के अंदर चौरा चौरी का जो ये कांड है ये किस वर्ष के अंतर्गत हुआ है। चौरा चौरी का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के अंदर जो असहयोग आंदोलन था उससे जुड़ा हुआ है। आपको जल्दी से आपके इसने सही आंसर को हमारे सामने बताना है ना। ठीक है सर, पहले क्वेश्चंस पढ़ने दीजिए फिर पोल दीजिए। ठीक है बेटा, आपके सामने यहां पर टॉपिक है, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है और जल्दी से आप लोग अपने इस क्वेश्चन के आंसर को बताएंगे। ए बी सी डी करके 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और जल्दी से आपको अपने सही आंसर को हमारे सामने बताना है। ठीक है, हाँ बेटा पोल जा रहा है, आपको कमेंट के अंदर ही ए बी सी डी में से सही आंसर लिख देना होगा। देखते हैं कि चौरा चौरा की जो घटना है, देखिए भारत के अंदर, हमारे भारत के अंदर एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसे हम लोग असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। और ये असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है ये साल 1920 के अंदर हमारे यहां पर हुई थी। इस असहयोग आंदोलन के अंदर हमने भारत के अंदर अंग्रेजों से सहयोग करने की बात को मना कर दिया था, हम उनके साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, ये बात की गई। यह आंदोलन साल 1922 में गांधी जी खत्म करते हैं क्योंकि चौरा चौरी की घटना हो जाती है। यूपी के अंदर जो हमारा गोरखपुर है, गोरखपुर के अंदर एक इलाका है जिसे हम लोग चौरी चौरा के नाम से जानते हैं। यहां पर एक पुलिस थाना था, इस पुलिस थाने के अंदर आग लग गई थी जिसमें बहुत सारे अंग्रेजी पुलिस वाले मर गए थे। और जब ये हिंसा भारत के लोगों ने कर दी तो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया जो साल 1922 में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। लगभग हमारे 92% जो बच्चे हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही आए। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है और बहुत अच्छा आंसर आपको देना है कि महामंदी का जो आरंभ है वो किस वर्ष हुआ, कि जो महामंदी है इसको हम लोग विश्व पटल पर किस वर्ष होते हुए देखते हैं। बहुत बहुत प्यारा सवाल है और आपको जल्दी से यहां पर आंसर देना है। सर बहुत अच्छे तरीके से हम इसको देख पा रहे हैं, जल्दी से बताइएगा बेटा। बहुत ही प्यारा ये हमारा बिंदु रहा है और साथियों के बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सेस आने लग गए हैं। सर राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है बेटा? राष्ट्रवाद का मतलब होता है देशभक्ति या फिर देश प्रेम। आप अपने देश से प्रेम करते हैं, इसी को राष्ट्रवाद कहा जाएगा या फिर इसी को देश प्रेम कहा जाएगा। जल्दी बताइए। बहुत प्यारा सवाल है और हमने यहां पर देखा और हम यहां पर देखते हैं और हम यहां पर पाते हैं कि महामंदी एक तरीके से आप देख दोस्तों कि इसकी जो शुरुआत है वो साल 1929 के अंदर हमें होती हुई देखने को मिलती है। महामंदी का मतलब है कि दुनिया के अंदर लोगों के व्यापार खत्म हो गए हैं, दुनिया के अंदर लोगों के काम धंधे खत्म हो गए हैं, दुनिया के अंदर लोगों की नौकरियां खत्म हो गई हैं और इसी को हम लोग महामंदी के नाम से जानते हैं जो दुनिया भर के अंदर हुई, जिसकी शुरुआत अमेरिका से होती है। और ये महामंदी 1934 तक भारत के अंतर्गत रहा करती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। लगभग 83% जो दोस्त हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही। पूछा जाता है और आपको जल्दी से अपने इस आंसर को पेश करना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो हमारा एक बहुत ही बड़ा संगठन है इसका मुख्यालय कहां पर है। बहुत अच्छा सवाल है और साल 2018 में भी, साल 2021 में भी ये सवाल आया है कि संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, ये आपको पेश करना है। जल्दी बताइएगा बेटा, है ना। सर क्रिश का चैप्टर है, क्रिश, अच्छा क्रिश का, किलिश का गाना सुनेगा है, किलिश का गाना सुनेगा, बोलना किलिश का गाना सुनेगा। दिल ना दिया, दिल ना दिया, ले बेटा। है तो और अच्छे अच्छे तरीके से हमने यहां पर देखा और साथियों ने अपने इन आंसर्स को हमारे सामने एक एक कर बताना शुरू कर दिया। और हमने यहां पर देखा दोस्तों कि जो हमारा ये संयुक्त राष्ट्र संघ हमें यहां पर देखने को मिलता है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद है। और ये न्यूयॉर्क कहां पर है बेटा? ये हमें अमेरिका का एक शहर देखने को मिलता है ना। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है बेटा? ये एक ऐसी संस्था है जो दुनिया भर के देशों को संभालती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। लगभग 74% जो दोस्त हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही रहे हैं। पूछा जाता है और इसका आंसर हमारा सामने है कि पंजाब के अंदर जो हमारी जमीन है उसका निम्नीकरण हो रहा है, यानी कि पंजाब की जो जमीन है वो धीरे धीरे अपनी शक्ति खो रही है। उसके पीछे के कारण क्या है वो आपको बताने हैं और जल्दी जल्दी से आपको हमारे इन आंसर्स को एक एक कर बता देना है। जल्दी बताइएगा कि पंजाब के अंदर जो हमारा ये भूमि का निम्नीकरण हो रहा है या फिर पंजाब की जो जमीन है वो धीरे धीरे अपनी शक्ति को खो रही है, वो कारण क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत प्यारा सवाल, बहुत बार पेपर में आया है ना। और इसका आंसर आपको पेश करना है बेटा। और हमने यहां पर देखा तो हमने पाया कि पंजाब जो है
यहां पर ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि यहां पर जरूरत से ज्यादा पानी दे दिया। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों कि अगर हम लोग किसी भी चीज की अति कर देते हैं, अति का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा कर देंगे तो वो उसका नुकसान देती है। पंजाब के अंदर खेतों में बहुत ज्यादा पानी दे दिया गया, बहुत ज्यादा सिंचाई कर दी गई, जिससे यहाँ की जमीनें दलदली हो गई और अब यहाँ पर उत्पादन में फर्क पड़ रहा है, यहाँ की जमीन की शक्ति कम हो गई। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही देखने को मिलता है। लगभग हमारे 96% जो दोस्त हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही आए। पूछा जाता है कि नेपोलियन भाई साहब का संबंध किस देश से। अगर तुम इसका गलत आंसर दे रहे हो तो मैं तुम्हारा एडमिशन 9th में करवाऊंगा, है ना। अगर आपने इसका गलत आंसर दिया, जिन बच्चों ने इस ऑप्शन का गलत आंसर दिया होगा उन बच्चों को मैं क्लास 9th में एडमिशन कराऊंगा, है ना। दोबारा से मैं 9th पढ़वाऊंगा तुम बच्चों को, ठीक है। बहुत प्यारा सवाल है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर देंगे और बताएंगे। यहां पर आपको बताना होगा कि एक तरीके से जो नेपोलियन का संबंध है वो निम्नलिखित में से हमें किस देश से आता हुआ देखने को मिल रहा है। और बहुत बेहतरीन तरीके से जो हमारे साथी हैं उनके आंसर्स आ चुके हैं। हमें पता है कि जो नेपोलियन भाई साहब हैं इनका जो संबंध है वो सीधे सीधे तौर पर फ्रांस से था और ये फ्रांस के अंदर 1804 में राजा बनते हैं और 1804 से 1815 तक शासक बनकर रहते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। लगभग हमारे 92% जो दोस्त हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही हैं। पूछा जाता है दोस्तों, इसका आंसर आपको देना होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के अंदर कब चलाया गया। बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल। इस सवाल की महत्वपूर्णता इतनी ज्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हाईली महत्वपूर्ण सवाल है और जल्दी से आपको बताना है। पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। साल 1920, साल 1927, साल 1930 या फिर साल 1935। पेपर में आया हुआ सवाल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता रखने वाला सवाल। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे सामने पेश कर देना है दोस्तों। एबीसीडी कर हमारे साथी अपने आंसर्स को दे रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग अपने इन टॉपिक्स को और इनकी बातों को देख पा रहे हैं, है ना। चलिए, तो हमने यहां पर पाया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हमारे सामने यहां पर आता है इसकी शुरुआत साल 1930 के अंतर्गत होती है और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी नमक सत्याग्रह से करते हैं। और नमक सत्याग्रह का मतलब क्या कि गांधी जी दांडी के तट पर जाकर नमक बनाकर इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करते हैं और यह आंदोलन साल 1934 तक चला है, आपको पता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। लगभग हमारे 76% जो दोस्त हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही हैं। अगला सवाल आता है, पूछा जाता है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। और आजकल आप लोगों को पता होगा इस वंदे मातरम पर काफी ज्यादा बातचीत भी हुई है, भारत में न्यूज में भी रहा है काफी ज्यादा। वंदे मातरम जो ये गीत है इसके रचयिता कौन है। मेरे हिसाब से एक अच्छा सवाल है, पेपर में आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वंदे मातरम ये जो गीत हमारे सामने आ रहा है ये कौन इसके रचयिता है ना। जल्दी बताइएगा। सर मैप वाला सेक्शंस भी कराया जाएगा। हाँ बेटा, डिस्कस करेंगे, बिल्कुल मत घबराइए। बताइए कि ये जो हमारा वंदे मातरम गीत है इसके रचयिता कौन है। टैगोर साहब, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर शरद चंद्र चटर्जी या फिर महात्मा गांधी। जल्दी बता दीजिए। बहुत प्यारा सवाल है और साथियों ने अपने आंसर्स को दिया। बेटा ये जो हमारा वंदे मातरम गीत है इसको बंकिम चंद्र चटर्जी के जरिए लिखा गया है और इन्हीं को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है ना। चट्टोपाध्याय बोल दो या फिर चटर्जी बोल दो, बात एक ही है। और इन्होंने ही इस गीत को लिखा है ना। और ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है और लगभग 83% जो दोस्त हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही हैं। पूछा जाता है कि अगर आपको कपास की खेती करनी है, हाईली महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ज्यादा प्यारा सवाल है कि कपास की खेती के लिए इनमें से कौन सी मिट्टी अपन को चाहिए होती है। जल्दी बताइएगा, है ना। जल्दी जल्दी बताइए बेटा, बहुत बहुत प्यारा सवाल है ना। हाँ जी, बता दीजिएगा कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लैटराइट मिट्टी, बोल दीजिएगा, है ना। जल्दी बताइएगा, बहुत बहुत प्यारा सवाल है। ओए होए 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 होए, बहुत बढ़िया। और हमने यहां पर देखा दोस्तों कि जो कपास है, और कपास को हम लोग मुख्य तौर पर क्या जानते हैं, कपास को हम लोग मुख्य तौर पर रुई के नाम से भी जानते हैं। इस रुई का उत्पादन करने के लिए या फिर कपास का उत्पादन करने के लिए हमें काली मिट्टी की जरूरत होती है। और ये जो काली मिट्टी है भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पैदा होती है और महाराष्ट्र के बाद फिर गुजरात में पैदा होती है और आप देखते हो कि गुजरात के बाद हमारे एमपी के अंदर पैदा हो रही है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है और लगभग हमारे 79% जो दोस्त हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही आए हैं। अगला सवाल पूछा जाता है कि जो चिपको आंदोलन था जो भारत के अंदर शुरू हुआ वो निम्नलिखित में से किस चीज के लिए था। मिट्टी को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए या फिर वायु को बचाने के लिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल। ओए होए 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 होए, इतना प्यारा सवाल तो हो ही नहीं सकता। जल्दी बताइएगा, है ना, है ना, जल्दी बता दीजिए। सर वेयर इज योर मोबाइल, वेयर इज माई मोबाइल, माई मोबाइल खो गया। बताइएगा। और एक एक कर हम लोग देखते हैं। 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ये हमारी सीरीज चल रही है आपके सामने और आप बता रहे हैं दोस्तों कि जो चिपको आंदोलन है वो निम्नलिखित में से हमें किस
चीज से जुड़ा हुआ दिख रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो चिपको आंदोलन जो है ये भारत के अंदर साल 1973 के अंदर शुरू किया गया और भारत के अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि हमारा जो यूपी था, आज का जो उत्तराखंड कहलाता है, वहां पर हम देखते हैं दोस्तों कि एक इलाका था जिसे हम लोग चमोली जिले के नाम से जानते हैं। सरकार ने यहां पर क्या किया था बेटा कि एक तरीके से जो पेड़ थे ना उनको काटने की इजाजत दे दी थी। जब ये खबर यहाँ के स्थानीय लोगों को पता चली तो वो पेड़ से चिपक गए और उन्होंने बोला कि भैया पेड़ों को काटने से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा, और जंगल को बचाने के लिए पूरा का पूरा आंदोलन था जिसे हम लोग चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। लगभग 84% जो दोस्त हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही हैं। अगला सवाल है कि इनमें से रबी की फसल कौन सी है? चावल, मोटे अनाज, चना या फिर गेहूं या फिर कपास। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताइएगा कि इनमें से कौन सी फसल हमारी रबी की फसल है। रबी का मतलब सर्दी वाली फसल, ठीक है, जल्दी, है ना। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और एक एक कर कर जो हमारे साथी हैं और जो हमारे दोस्त हैं वो अपने आंसर्स को दे रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों के जो बिंदु हैं वो हमारे सामने आ ही चुके हैं। देख लेते हैं कि कितने परसेंट जो बच्चे हैं वो हमारे बिल्कुल सही आंसर को हमारे सामने रख देंगे। बहुत बढ़िया। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें बेटा तो हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी रबी की फसल है, रबी का मतलब होता है जो हमारी ऐसी फसल जो सर्दी के अंदर बोई जा रही है, और इसके अंदर हमारा जो चना और गेहूं होता है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है ना। ऑप्शन सी हमारा यहां पर बिल्कुल सही है। 66% जो बच्चे हैं, है ना, 66, उनका आंसर बिल्कुल सही आया है। झारखंड का जो ये कोडरमा इलाका है वो निम्नलिखित में से कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहा, तांबा, अभ्रक या फिर बॉक्साइट। तो हमसे पूछा जा रहा है, आपकी पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है एनसीईआरटी से सीधा, कि झारखंड का जो कोडरमा इलाका है वहां से कौन सा खनिज सबसे ज्यादा निकलता है? लोहा, तांबा, अभ्रक या फिर बॉक्साइट, है ना। तो एक एक कर कर हम लोग देखते हैं और अपने इस बिंदु को और इस बिंदु की बातचीत को हम लोग समझ लेते हैं। जल्दी बता दीजिएगा। और साथियों ने अपने आंसर्स को देना शुरू कर दिया है। बेहतरीन तरीके से जो हमारे बच्चे हैं उसके रिस्पॉन्सेस को हम लोग देख पा रहे हैं। और जो हमारा यहां पर सही पॉइंट है कि जो झारखंड का कोडरमा जिला है, यहां पर जो अभ्रक होता है ना बेटा, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और अभ्रक को हम लोग अंग्रेजी के अंदर कहते हैं माइका। सर क्या कहते हैं? माइका? सर अभी नहीं, अभी छोटा हूं, जब बड़ा हो जाऊंगा, जब मेरा लगन हो जाएगा तब मैं मायके जाऊंगा। मेरे भैया सपने देखो हैं। तो माइका इसे अंग्रेजी के अंदर कहते हैं, इंग्लिश के अंदर इसे माइका बोलते हैं, हिंदी में अभ्रक बोला जाता है। अभ्रक का जो काम होता है वो मुख्यतः जो हमारे दो, है ना, आप देखते हैं दोस्तों कि अभ्रक का जो हमारा काम होता है, जैसे एक बहुत तेज बिजली का तार है, दूसरा बिजली का तार ये रहा, दो हाई वोल्टेज तारों को जोड़ने के लिए जिस तत्व का हम लोग यूज करते हैं वही है हमारा अभ्रक, वही है हमारा अभ्रक जो तेजी से चलने वाले बिजली के तारों को आपस में जोड़ता है। और ऑप्शन सी हमारा यहां पर बिल्कुल सही है। लगभग हमारे 66% जो दोस्त हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही आ गए हैं। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा का संसाधन रहा है, और जल्दी से आपको अपने इस क्वेश्चन के आंसर को बताना है। बहुत बहुत प्यारा सवाल है ना, जल्दी बता दीजिएगा। एबीसीडी करके दोस्तों आंसर दे रही हैं और एक बार देख लेते हैं कि कितने परसेंट बच्चे बिल्कुल सही आंसर यहां पर हमारे सामने देंगे, है ना। जल्दी बता दीजिएगा, है ना, जल्दी बताइएगा। सर मायके तो लड़कियां जाती हैं, क्या लड़कों का मायका नहीं होता क्या? क्या लड़के मायके नहीं जा सकते क्या? तुमने कैसी बात कर दी बेटा, ऐसी बात आपने क्या कैसे दी? पूछा जा रहा है और साथ ही यहां पर आंसर दे रहे हैं कि जो हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन वो होते हैं जिसको हम लोग लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं, जैसे हमारा कोयला हुआ, जैसे हमारा पेट्रोलियम हुआ, या फिर हमारी प्राकृतिक गैस। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है जिनका यूज हम लोग पिछले 50 सालों से कर रहे हैं, और विशेषकर जो हमारा सौर ऊर्जा है ना, हम लोग सूरज की रोशनी से जो बिजली बनाते हैं वो इसका सही एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी। ओ भैया हमने यहां पर देखा तो 82% जो हमारे दोस्त थे उनका आंसर बिल्कुल सही आया है। पूछा जाता है कि भारत में वो कौन सा राज्य है जहां पर बहुत ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत प्यारा सवाल, बहुत बहुत प्यारा सवाल। इस क्वेश्चन की महत्वपूर्णता मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत प्यारा सवाल है ना। सर ये क्लास कब तक चलेगी? ये क्लास चलेगी, है ना, ये चलेगी बेटा क्लास साल 2047 तक चलेगी। ठीक है, बताइएगा। पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कौन से राज्य से होता है? केरल, असम, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु। बहुत प्यारा सवाल है, हद से ज्यादा सवाल है प्यारा, है ना। चलिए, तो हमने यहां पर देखा और हमने यहां पर पाया कि भारत में जो सर्वाधिक चाय हमारी होती है, और चाय को अंग्रेजी के अंदर हम लोग बोलते हैं टी, है ना, चाय चाय करके ऐसे लोग पीते हैं, और चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन असम में होता है। और भारत की सबसे बढ़िया जो चाय होती है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर में होती है। सबसे ज्यादा जो चाय है वो असम में होती है, असम हमारा यहां पर मौजूद है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है।
लगभग 74% जो बच्चे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही आया है। पूछा जाता है कि सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क भारत के कौन से राज्य के अंदर उपस्थित है। बहुत बहुत प्यारा सवाल ये भी है कि सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क जिसके अंदर हम लोग अपने जानवरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे कौन से राज्य के अंदर विद्यमान है, ये आंसर आपको बताना है। ठीक है, मगर सर 2026 में तो दुनिया खत्म है। सच में 2026 में खत्म हो रही है? सर हम इंग्लैंड से आपकी क्लास को देख रहे हैं, क्या बात है ना? बताइएगा जी। 4 ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं और एक एक कर आप लोग हमारे सामने यहाँ पर अपने आंसर्स को पेश कर रही हैं और हमने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अपने इस पॉइंट को देखा और अपनी इस बात को देखा और हमने यहाँ पर क्या पाया कि जो हमारा ये सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क है ये भारत के अंदर जो हमारा पश्चिम बंगाल जिसे हम लोग वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं वहां पर विद्यमान है। ऑप्शन सी है, जहां पर हम लोग अपने जो हमारे टाइगर्स होते हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन सी। 42% जो दोस्त हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही रहे हैं। पूछा जाता है जो सलाल बांध है, भारत के अंदर हमारा एक बांध है जिसे सलाल बांध कहा जाता है जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, वो कौन सी नदी पर है ना? कौन सी नदी के ऊपर हमारा सलाल बांध मौजूद है वो आपको बताना है। ऑप्शन है महानदी, चिनाब, सतलुज या फिर कृष्णा। बहुत बहुत प्यारा सवाल, बहुत बहुत प्यारा सवाल, जल्दी। ओए होए 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 होए, है ना? बहुत अच्छा। तो एक एक कर हमने देखा और साथियों के जो रिस्पॉन्सेस है वो हमारे सामने आ ही चुके हैं और दोस्तों ने बहुत बेहतरीन तरीके से जो हमारे ये बिंदु रहे हैं उनको हमारे सामने पेश किया। तो ये सलाल बांध है वो भारत के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर है और जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी चिनाब नदी है ना वहां पर हमें देखने को मिलता है ये हमारा सलाल बांध। ठीक है बेटा, ऑप्शन हमारा बी यहां पर बिल्कुल सही बन रहा है और लगभग हमारे आप देख पाते हैं कि 44% जो दोस्त हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही हैं। अगला सवाल है कि इनमें से हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना, है ना? हरा सोना किसे कहा जाता है जी? हरा सोना किसे कहते हैं? आया है ये सवाल, आया है ये सवाल 2022 के पेपर में आया है, मुझे एक्चुअल ईयर याद नहीं आ रहा बट अच्छा सवाल है। हरा सोना किसे कहा जाता है? घास के मैदान, हरे पेड़, सघन झाड़ी या फिर प्राकृतिक वनस्पति? चलिए बता दीजिएगा। और एक एक कर हमने देखा, साथियों ने अपने आंसर्स को यहां पर बता दिया। तो अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं बेटा कि एक तरीके से जो हमारा काला सोना होता है, जिसे हम लोग एक तरीके से अपना काला सोना बोलते हैं, वो होता है हमारा पेट्रोलियम, है ना? जो हमारा पेट्रोलियम होता है उसे काला सोना बोला जाता है। उसी के साथ साथ आप देखते हो कि जो हमारा सुनहरा रेशा होता है, सुनहरा रेशा जिसे हम लोग गोल्डन फाइबर बोलते हैं, वो हमारा जूट होता है, जूट जिसे हम लोग पटसन बोलते हैं। और ऐसे ही हमारा जो हरा सोना होता है वो हमारे प्राकृतिक वनस्पति जितनी भी होती हैं जिसके अंदर हमें अलग अलग तरीके के हमारे तत्व देखने को मिल जाते हैं, है ना? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। 42% बच्चों के जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल सही आए। अगला सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी एक रेशेदार फल है, यानी कि जिसके अंदर रेशे देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमें ज्यादा तंतु देखने को मिलते हैं। तंतु रेशे एक ही बात है, बता दीजिए। बहुत प्यारा ये सवाल रहा है और जल्दी से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारा रेशेदार फल है। ठीक है ना? जल्दी बता दीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा और हमारे साथी अपने इस आंसर को बता रहे हैं और साथियों के साथ हम लोग अपने इस आंसर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी बता दीजिएगा बेटा। हाँ जी 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 जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और हमने यहां पर पाया बेटा कि जो हमारा ये जूट होता है जिसे हम लोग पटसन या फिर सुनहरा रेशा भी बोलते हैं, इसके अंदर अलग अलग ये धागे और तंतु होते हैं, इसीलिए इसे रेशेदार फसल कहा जा रहा है। ऑप्शन ए हमारा यहां पर बिल्कुल सही है और लगभग हमारे 93% बच्चों के आंसर्स बिल्कुल सही आ गए हैं। क्या बात है। पूछा जाता है कि जो मुंबई हाई है, मुंबई हाई जो है, जो भारत के अंदर हमें महाराष्ट्र के आसपास देखने को मिलता है, वहां से क्या निकलता है? सर वो गेटवे ऑफ इंडिया के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर फिल्म सिटी है, फिल्म होती है, वहां पर तेल निकलता है सर जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है, या फिर कोई नहीं है, कोई नहीं है। हाईली महत्वपूर्ण सवाल। जल्दी से आप लोग अपने इस क्वेश्चन के आंसर को बताते हैं और देखते हैं कि यहां पर कौन सा आंसर बिल्कुल सही बन रहा है ना? सर मैं आपकी क्लास मास से देख रहा हूं, क्या बात है ना? बहुत बढ़िया जी, बताइएगा बेटा। बहुत बहुत प्यारा सवाल रहा है और साथियों ने अपने आंसर्स को देना शुरू कर दिया है और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग अपने इन सारे के सारे बिंदुओं को और जो हमारी ये सारी बातें आ रही हैं इनको हम लोग जानते चल रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारा इस बिंदु का ये सारा का सारा पॉइंट रहा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा बेटा? हमने देखा कि जो हमारा बंबई हाई वाला इलाका है, बंबई हाई का मतलब क्या हुआ? ये हमारा महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के पास ये हमारा अरब सागर है और अरब सागर में यहाँ से जो निकलने वाला हमारा पदार्थ जो सबसे ज्यादा निकलता है वो है पेट्रोलियम या फिर पेट्रोल, और इसे ही हम लोग मुंबई हाई का नाम से जानते हैं। देश का लगभग 63% के करीब जो पेट्रोलियम है वो यहीं से निकलता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। और लगभग लगभग अगर देख लिया जाए तो हमें देखने को मिला
कि 91% जो साथी हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल। भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। हाईली हाईली महत्वपूर्ण सवाल है ना? जल्दी बता दीजिएगा। सर मैं आपकी क्लास भगवान के फोन से देख रहा हूं। अरे भाई कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप, हैं? हाँ जी, है ना? जल्दी बता दीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल रहा है। और हम लोग यहां पर देखते हैं कि भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जो भारत के अंदर, हमारे अधिकतर उत्तर भारत के अंदर देखने को मिलती है, वो आपसे पूछी जा रही है। और ये हमारी जो मिट्टी है वो हमारे यूपी में भी है, बिहार में भी है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, राजस्थान के भूभाग में भी है, यानी कि पश्चिमी पूर्वी राजस्थान के अंदर है, उसी के साथ साथ एमपी में भी है और झारखंड के अंदर भी है। उत्तर भारत पूरा इसमें अपने अंदर रखा हुआ है। ये है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन ए हमारा यहां पर बिल्कुल सही है। और लगभग 95% जो हमारे बच्चे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से आंसर दे रहे हैं। अगला सवाल है कि बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स, ब्राजील, बैंकॉक या फिर न्यूयॉर्क? चार ऑप्शंस आपके सामने मौजूद है। बहुत प्यारा ये सवाल है और जल्दी से आपको बताना है कि बेल्जियम देश की राजधानी क्या है। अच्छा सवाल, पेपर में आया हुआ सवाल, और अच्छे तरीके से आप लोग अपने क्वेश्चन के आंसर को बताते हैं, है ना? जल्दी से, है ना? ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से जो हमारे बच्चे हैं उनके जो पॉइंट्स हैं हम लोग उनको देख पा रहे हैं। सर ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड नहीं है मेरे बच्चे, ये क्वेश्चंस वही हैं जो आपके पेपर के अंदर आते हैं और वहीं से सवालों को आते हुए हम देख रहे हैं, है ना? तो हमने यहां पर अच्छे तरीके से देखा कि जो बेल्जियम देश हमें देखने को मिला, जो यूरोप का एक देश है, यहां की राजधानी ब्रुसेल्स है। और ऑप्शन ए हमारा यहां पर बिल्कुल सही बन रहा है। लगभग हमारे 97% जो बच्चे हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही रहे हैं। अगला सवाल है कि भारत के अंदर जो हमारी पंचायती राज है ना, वो भारत में किस वर्ष के अंदर स्टार्ट हुआ है? बहुत ही अच्छा सवाल। इस सवाल की महत्वपूर्णता मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत बहुत प्यारा सवाल है ना? ठीक है ना? जल्दी बता दीजिएगा। सर ये चैट चल नहीं रही है, चैट चल नहीं रही है। चैटें भी चलती हैं क्या? है ना? चैटें भी चल रही हैं भाई। पूछा जा रहा है, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और एक एक कर जो हमारे सवाल हैं उनको हम लोग देख पा रहे हैं। बहुत प्यारा ये सवाल हमारे सामने रहा कि भारत के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कब स्टार्ट हुई। देखो भारत के अंदर शुरुआती कालखंड में साल 1950 से साल 1992 तक हमारे पास दो तरीके की सरकारें थी। एक थी केंद्र सरकार जो पूरे देश को संभाला करती थी और दूसरी हुआ करती थी राज्य सरकारें। लेकिन भारत के अंदर जो हमारी जनसंख्या थी ना वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और इसीलिए भारत के अंदर क्या किया गया दोस्तों कि साल 1992 में हमने कुछ शक्तियां केंद्र सरकार से ली, हमने कुछ शक्तियां राज्य सरकार से ली और एक तीसरे तरीके की सरकार बनाई जिसे हमने स्थानीय सरकार कहा। और इसी स्थानीय सरकार के अंदर हमने क्या किया बेटा कि हर गांव के लिए एक पंचायती व्यवस्था को स्टार्ट किया और हर शहर के विकास के लिए हमने नगर पालिका को बनाया। और ये कब हुआ है बेटा? ये हमने अपने भारत के अंदर साल 1992 से किया है। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर बिल्कुल सही है। लगभग हमारे ऑप्शन सी 30% जो बच्चे हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही आए। अरे भैया क्या कर रहे हो तुम लोग? इतना गंदा आंसर दोगे तो कैसे चलेगा? निम्नलिखित में से कौन सी सूची समवर्ती सूची में आती है ना? अब ये समवर्ती सूची क्या है और समवर्ती सूची में हमारे कौन कौन से विषय हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत प्यारा सवाल है ना? और यहीं पर आपको हमारे इस आंसर को बता देना है। जल्दी बता दीजिएगा, है ना? जल्दी बता दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए। और एक एक कर जो हमारे साथी हैं वो अपने आंसर्स को दे रहे हैं कि निम्नलिखित में से समवर्ती सूची में हमारा कौन सा विषय अपन को आता हुआ देखने को मिल रहा है। और एक एक कर जो हमारे साथी हैं और जो हमारे दोस्त हैं उनके रिस्पॉन्सेस को हम लोग देख पा रहे हैं। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है! ओए 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 ओए, क्या ही बात दे दी भैया, है ना? ठीक है, तो हमने यहां पर देखा और हमने यहां पर क्या पाया कि एक तरीके से हमें देखने को मिलता है बेटा कि हमारे पास एक होती है हमारी केंद्र सरकार। ठीक है बेटा, एक होती है हमारी केंद्र सरकार और दूसरी हमारी कौन सी होती है बेटा कि केंद्र सरकार के जो काम हैं वो हमारे संघ सूची के अंदर लिखे हुए हैं जो केंद्र सरकार को काम करने हैं। ऐसे ही जो हमारी राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारों के जो काम होते हैं वो हमारी राज्य सूची के अंदर लिखे होते हैं। राज्य सरकारों के जो काम है वो राज्य सूची के अंदर लिखे होते हैं। देश के अंदर ऐसे काम जो दोनों मिलकर करेंगे, केंद्र और राज्य, जैसे देश की शिक्षा को अच्छा करने की जिम्मेदारी केंद्र की भी है और राज्य की भी है। तो ऐसे विषयों को, ऐसी चीजों को हम लोग समवर्ती सूची में रखते हैं जिसपे दोनों मिलकर काम करेंगे और वो है हमारी शिक्षा, है ना? और ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। 84% जो हमारे बच्चे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही रहा है। चलिए अगला सवाल, बहुत प्यारा सवाल। भारत में आज के टाइम पर 29 तारीख, है ना, हमें देखने को मिल रही है 29 दिसंबर 6:22 पर हमारे देश में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? जल्दी बता दीजिएगा। बहुत बहुत प्यारा सवाल है और हम लोग इसको देख रहे हैं, बच्चों में कंफ्यूजन रहा है और इस पर सवाल बन सकता है। जल्दी बता दीजिए।
बहुत ही अच्छा सवाल है ना। और एक एक सर, ये जर्मेनिया कौन थी? जर्मेनिया जर्मनी से संबंधित थी, जो जर्मनी की एकीकरण के लिए बनाई गई थी, उनके चित्र को प्रदर्शित किया गया था जर्मनी के अंदर। चलिए, बहुत प्यारा सवाल, साथियों ने अपने आंसर्स को दिया और बहुत बेहतरीन तरीके से हमने अपने इस बिंदुओं को जाना कि हमारे भारत के अंदर कितने राज्य अपन को देखने को मिलते हैं बेटा। हमारे यहां पर 28 राज्य हैं आज के टाइम पर और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है जी, और ऑप्शन ए हमारा यहां पर बिल्कुल सही है। लगभग हमारे 67% जो बच्चे हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही रहे हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। पूछा जाता है कि भारत में हमारे देश की जो अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, वहां पर कितनी भाषाएं हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जिनको हम लोग एक तरीके से अपने देश के अंदर सरकारी भाषाओं के तौर पर रखते हैं। 20, 22, 24 या फिर 26 कि कौन सी भाषाएं हैं या फिर कितनी भाषाएं हैं जिनको भारत के अंदर हमारी अनुसूचित भाषाएं बोला जाता है, जिनके अंदर सरकारी चीजों पे काम किया जा सकता है, सरकार से लेन देन या फिर चीजें उसमें कराई जा सकती हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है। देख लेते हैं, बहुत प्यारा ये क्वेश्चन रहा है और बेहतरीन तरीके से जो हमारे बच्चे हैं उनके आंसर्स को हम लोग देख पा रहे हैं। और हमने यहां पर देखा बेटा कि भारतीय संविधान के अंदर जो हमारी 8वीं अनुसूची है, इसके अंदर टोटल 22 भाषाएं, 21 + 1 यानी कि 21 भाषाएं और उसके साथ साथ जो हमारी हिंदी है, ये हमारी अनुसूचित भाषाएं हैं, टोटल 22 हो गई। और इसके अंदर हम लोग सरकारी कामकाज कर सकते हैं। और ये भाषाओं को अगर आप देख रहे हैं 10 रुपए के नोट के पीछे देख सकते हो। ऑप्शन बी, 87% जो दोस्त हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही हैं। भारत के अंदर मताधिकार यानी कि वोट कितनी उम्र पर दिया जाता है, कितनी आयु पर लोग वोट देने जा सकते हैं? 21, 20, 25 या फिर 18? कितने साल के लोग भारत में वोट दे सकते हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है ना। और एक एक कर आपको अपने इस आंसर को बताना है ना। जल्दी बताइएगा। कंप्यूटर के बारे में भी बेटा पॉइंट पर डिस्कशन किया जाएगा, जल्दी आपको अच्छी खबर आती हुई देखने को मिलेगी, है ना। जल्दी बता दीजिएगा। अच्छे तरीके से हम लोग अपने इस आंसर को देखते हैं कि भारत के अंदर जो हमारा वोट है यानी कि जो वोटिंग देने की उम्र है वो कितनी है, 21, 20, 25 या फिर 18? इससे अच्छा सवाल आप देख ही नहीं सकते हैं, इससे अच्छा सवाल हो ही नहीं सकता है, इससे लप्पू सवाल भी कोई नहीं हो सकता अगर देखा जाए तो। बहुत सिंपल सवाल है। भारत के अंदर हर 18 साल से जो बड़ा व्यक्ति होता है, 18 साल या फिर 18 साल से बड़ा बच्चा या व्यक्ति, महिला, औरत, पुरुष, कोई भी वोट दे सकते हैं। और ऑप्शन डी हमारा यहां पर बिल्कुल सही है। ठीक है जी, चलिए, तो हमने यहां पर देखा भाई साहब, भाई साहब, बहन जी, दीदी आपसे ही बोल रहे हैं, भैया, भैया आपसे ही बोल रहे हैं, भैया देखो, जो भैया हमारे 18% लगाए हैं ना ऑप्शन बी वाले, उनसे बोल रहे हैं। जो भैया हमारे ऑप्शन 25 लगाए हैं ना उनसे बोल रहे हैं। जो भैया हमारे 21 लगाए हैं ना उनसे बोल रहे हैं। भैया, दीदी, मैडम, सर, उठ जाइए, उठ जाइए बेटा, उठ जाइए, सुबह हो गई। भारत के अंदर 18 साल की उम्र, अरे तुम सुनते नहीं हो कि आसपास बोला जाता है कि 18 साल है वोटिंग की उम्र। आप सो रहे हैं मेरे बच्चे? भैया, दीदी, उठ जाइए। अरे इतना लप्पू सा सवाल था। 18 साल की उम्र के जो लोग होते हैं भारत के अंदर वोटिंग राइट देते हैं, ये भैया पता नहीं कौन 18% लोग आए हैं जो बोल रहे हैं 20 की उम्र में देते हैं, कुछ बोल रहे हैं भैया 25 की उम्र में वोट दे रहे हैं, और ये कुछ हमारी छोटे मोटे चंपक लोग हैं जो बोल रही हैं 21 साल की उम्र में। भाई 18 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने है। पूछा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से हम लोग क्या समझते हैं। चलो, अब तक की कहानी में कितने बच्चे छाए हुए देखें। अब तक की हमारी कहानी के अंदर हमारे ये सारे बच्चे छाए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं दोस्तों। लगभग 30 के करीब हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने आंसर्स को हमारे सामने दिया है। बढ़ते हैं आगे। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या है कि धर्म का कोई स्थान नहीं है, एक देश का एक धर्म है, सभी धर्मों को समान माना जाता है और सम्मान दिया जाता है, केवल एक बहुसंख्यक धर्म को मान्यता दी गई है। 4 अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने हैं और यहां पर आप लोग हमारे सामने यहां पर डिस्कस करेंगे, है ना। सर बता दीजिएगा। हाँ, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और एक एक कर जो हमारा ये पॉइंट आता है उसको हम लोग देख पा रहे हैं, है जी। देखा गया तो साथियों ने यहां पर हमारे इन आंसर्स को दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग अपने इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं। मेरे को इसका सही आंसर मांगते हैं भैया। देखो, अगर आप बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष की, तो ऐसा कोई देश जैसे हमारा प्यारा भारत, भारत देश के अंदर हर धर्म को सम्मान दिया जाता है और भारत देश के अंदर हर धर्म को समान माना जाता है ना। जैसे पाकिस्तान की पहचान इस्लाम से है, मुस्लिम देश से है। नेपाल की पहचान सनातन धर्म हिंदू धर्म से है। उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि इंग्लैंड की पहचान क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म से है। भारत सभी धर्मों को सम्मान देता है और भारत सभी धर्मों को समान मानता है। इसे ही हम लोग धर्मनिरपेक्ष वाला देश या फिर राज्य कहेंगे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। लगभग 92% जो बच्चे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला,
कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई है, कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है वो किस वर्ष विशेष के अंदर हुई है, ये आपको बता देना है। और अच्छे तरीके से हम लोग यहां पर जो हमारा ये पॉइंट आ रहा है उसको आपके सामने यहां पर रखते हैं। जल्दी बता दीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी की जो हमारी ये स्थापना अपन को होती हुई देखने को मिल रही है वो किस वर्ष विशेष के अंदर होती है, ये आपको बताना है ना। हाँ, आज की क्लास में महत्वपूर्णतः जो आपके क्वेश्चंस हैं हमारे एमसीक्यू वाले, उन्हीं पर डिस्कशन हो रहा है। और अगले सेशंस के अंदर जो आपके सामने आएंगे डेफिनेटली उनके अंदर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस की भी कहानी को रखेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और यहां पर हमने देखा और एक एक कर पाया कि जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमें देखने को मिला, इसकी स्थापना साल 1985 के अंदर की गई है। और ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है बेटा। लगभग हमारे 94% जो बच्चे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण क्या होता है, इसमें नागरिकों को सम्मान दिया जाता है, तत्वरित निर्णय होता है यानी कि बिना सोचे समझे निर्णय हो जाता है, अमीर लोगों का शासन होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। लोकतंत्र का सबसे बढ़िया गुण कौन सा है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये आपसे पूछिए। बागजाइट शब्द का मतलब क्या है, आम जनता। तो चार ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से आपको बताना है बेटा। बहुत अच्छे तरीके से आप देते हैं अपना सही आंसर और देख लेते हैं कि कितने परसेंट साथी हमारे यहां पर बिल्कुल सही आंसर को दे रहे हैं, है ना। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे सारे के सारे साथियों ने अपने इन आंसर्स को हमारे सामने रख दिया कि लोकतंत्र का जो हमारा सबसे बड़ा और सबसे अच्छा गुण माना जाता है वो है कि इसके अंदर नागरिकों को सम्मान दिया जाता है। लोकतंत्र में गरीब से गरीब, अमीर से अमीर सभी लोगों को सम्मान और गरिमा और इज्जत दी जाती है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। ऑप्शन ए 78% जो हमारे दोस्त हैं वो बिल्कुल सही आंसर पेश कर रही हैं। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से देशों के अंदर दो दलीय व्यवस्था है, भारत, चीन, अमेरिका या फिर पाकिस्तान, के जहां पर दो ही दल मुख्य तौर पर मौजूद हैं और उन्हीं दलों के बीच में चुनाव होता रहता है ना। बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है, पेपर के अंदर आता रहा है और आने की संभावना रखता है। सर क्या ये रिकॉर्डेड क्लास चल रही है? जी जी बेटा, अभी रिकॉर्डेड क्लास है। मैं अभी जापान के अंदर मौजूद हूँ और मेरे सामने आप देख पा रहे हैं कि मैं ओसाका सिटी के अंदर खड़ा हुआ हूँ। मेरे घर के सामने ही, ऑफिस के सामने यहाँ शिनचैन का घर है और पीछे डोरेमोन खड़ा हुआ है। यहाँ शिजुका जी बैठी हुई हैं। हाय जियान, कैसे हो? और यहाँ सोनियो भाई साहब भी हैं। ओ डोरीमी भी आई हैं, वाह 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 वाह। अरे वाह, यहाँ पर तो मुझे जियान की सिस्टर भी आती हुई दिख रही हैं। क्या नाम था उनका? है ना। कैसी बातें करते हो भैया, लाइव क्लास है यार। ठीक है, तो एक एक कर हमने देखा और पूछा कि इनमें से वो कौन सा देश है जहां हमें दो दलीय व्यवस्था देखने को मिलती है, तो उसका नाम है अमेरिका। और अमेरिका के अंदर हमारे पास दो दल हैं। पहला दल है बेटा एक तरीके से रिपब्लिकन्स, है ना, जो यहाँ का एक बड़ा दल है जो यहाँ पर चुनाव लड़ता है, और दूसरे हैं डेमोक्रेट्स, है ना। आपको ये नाम याद नहीं रखने, बस आपको बताने के लिए बताया जा रहा है। अमेरिका के अंदर दो दल हैं, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है और लगभग हमारे 49% जो दोस्त हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। चीन में एक दलीय व्यवस्था है, भारत में बहुदलीय है। अगला सवाल है कि भारत के अंदर जो हमारा ये सूचना का अधिकार है ये किस वर्ष लागू किया गया है। चार ऑप्शंस आपके सामने और जल्दी से आपको बताना है ना, जल्दी से आपको बताना है। निरपेक्ष का मतलब होता है जहां पर सबको समान लेके चला जा रहा है, जो किसी एक धर्म के साथ नहीं है, जिसमें सभी धर्मों को समान रखे लेके जा रहा है, उसे ही निरपेक्ष कहा जाएगा। चलिए, तो हमने यहां पर एक एक कर आपके साथ देखा कि भारत के अंदर जो हमारा सूचना का अधिकार है, जिसके जरिए आप किसी भी सरकारी अधिकारी से कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, यह भारत में अक्टूबर 2005 से दिया गया है भारत के सभी नागरिकों को। और ऑप्शन ए हमारा यहां पर बिल्कुल सही आता हुआ हमें देखने को मिला। पूछा जाता है दोस्तों कि श्रीलंका के अंदर कौन सा समुदाय था जो बहुसंख्यक था या फिर जिनकी संख्या बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। श्रीलंका का बहुसंख्यक समुदाय कौन सा हुआ करता है? एमपी बोर्ड वाले बच्चे भी देख सकते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर एक बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं बेटा, जहां पर हिंदी माध्यम विद्यमान है, कि श्रीलंका के अंदर कौन सा जो समूह था वो बहुसंख्यक समुदाय है या फिर हुआ करता था, वो आपको बताना है ना। तो हमने यहां पर एक एक कर देखा और हमने यहां पर पाया कि श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो श्रीलंका के अंदर जो बहुसंख्यक समुदाय हमारे सामने है वो है सिंगली समुदाय, जिनकी संख्या देश के अंदर 74% के आसपास हुआ करती थी। यही लोग श्रीलंका के अंदर सिंगली समुदाय के लोग थे और यही श्रीलंका के अंदर बहुसंख्यक थे। बहुसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या देश के अंदर ज्यादा होती है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है भैया? ऑप्शन हमारा यहां पर बी सही है। लगभग हमारे 69% जो दोस्त हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही आए। पूछा जाता है ना, और यहां पर आपको बताना है
यहां पर आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों एक तरीके से, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के लोग प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक अधिक है ना, इनमें से कौन से राज्य हैं जहां के लोग सर्वाधिक आय वाले रखते हैं। या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि प्रति व्यक्ति आय की जगह हम क्या करते हैं, यहां पर हम लोग सवाल को बदल देते हैं कि साक्षरता दर कहां पर सबसे ज्यादा है ना, साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहां की अधिक है, तो कौन से राज्य के अंदर अधिकतर लोग पढ़े लिखे हमें देखने को मिल रहे हैं, यही सवाल है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भारत में कौन से राज्य से हैं, ये आपका प्रश्न है जो आपके सामने रखा गया है। हाँ जी, बोल दीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारे तरीके से दोस्तों हमने इस सवाल को देखा और अपने आंसर। ब्रिटेन के अंदर भी दो दल होते हैं। ब्रिटेन के अंदर एक दल को बोला जाता है लेबर पार्टी, एक पार्टी का नाम है लेबर पार्टी, और दूसरी भी वहां पर दल होता है। दो दल ब्रिटेन के अंदर भी होते हैं। अमेरिका में भी दो दल हैं बेटा। हाँ जी, तो हमने यहां पर देखा कि अगर हम प्रति व्यक्ति की सबसे ज्यादा अगर हम लोग पढ़े लिखे लोगों की बात करते हैं तो वो हमारा केरला है, जहां की साक्षरता दर भारत में सबसे ज्यादा है। ऑप्शन ए, लगभग हमारे 93% जो बच्चे हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही आए। पूछा जाता है कि जो हमारा ये मानव विकास सूचकांक है निम्नलिखित में से कौन जारी करता है, विश्व बैंक, यूएनडीपी, विश्व व्यापार संगठन या फिर नीति आयोग। दुनिया के हर एक देश की लिस्ट बनाई जाती है जो हर साल जारी होती है। इस लिस्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि एक तरीके से इस लिस्ट को जो जारी करता है, ये जो एचडीआई मानव विकास सूचकांक होता है, इस लिस्ट को कौन जारी करता है, विश्व बैंक, यूएनडीपी, विश्व व्यापार संगठन या फिर नीति आयोग, है ना। अच्छे तरीके से आपने अपने आंसर को दिया है और हम लोग यहां पर अपने इस बिंदु को देख पा रहे हैं। साथियों ने बहुत जबरदस्त तरीके से अपने इस बात को रखा। तो हमने यहां पर क्या देखा बेटा कि जो हमारा ये मानव विकास सूचकांक हमें देखने को मिलता है, ये क्या है बेटा, ये है हमारा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसी के जरिए हर एक देश की लिस्ट बनाई जाती है और दुनिया के 192 देशों की लिस्ट बनती है, जिसमें भारत का नंबर हमें 136वां देखने को मिलता है ना। तो ऑप्शन ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। एक और अच्छा सवाल आता है। पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो होते हैं, कि कुछ हमारी ऐसी कंपनियां हैं जो सरकार की होती हैं और कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो प्राइवेट लोगों की अपनी होती हैं, वो किस आधार पर बटी हैं, रोजगार की शर्तों के आधार पर, आर्थिक गतिविधि के आधार पर, फैक्ट्रियों का मालिक कौन है उसके आधार पर, या फिर श्रमिकों की संख्या के आधार पर। बहुत अच्छा सवाल है। चारों ऑप्शंस को आप देख रहे हैं और बता रहे हैं, बोलिएगा जी। एचडीआई की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेटा, जैसे हिंदी में बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। एक बच्चा बोल रहा है सर आप बहुत गंदा पढ़ाते हैं, तो आप आ जाइए, अच्छा पढ़ा लीजिए। है ना। तो यहां पर जो हमारा ये पॉइंट था उसको हमने एक एक कर देखा और अच्छे तरीके से हमारे इस पॉइंट की जो सारी बातें थी उसको हमने यहां पर आपके सामने पेश किया। ठीक है। हाँ, तो हमने यहां पर एक एक करके डिस्कस किया कि सार्वजनिक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या है बेटा, हमारी ऐसी कंपनियां जिनका मालिक हमारे देश की सरकार होती है। जैसे भारत के अंदर हमारे पास हमें देखने को मिलता है सेल, है ना, जो हमारी एक संस्था है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जैसे हमारे यहाँ होती है भेल, है ना, BHEL भेल, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये सरकारी कंपनियां हैं जिनकी मालिक सरकार है। ऐसी निजी कंपनियां जैसे हमारी, आपको पता है दोस्तों कि हमारी रिलायंस हुई, है ना, आपको देखने को मिलता है कि हमारी टाटा कंपनी हुई, जो लोगों ने स्थापित की होती है। तो कंपनियों को जब हम उनके मालिक के आधार पर बांटते हैं कि मालिक कौन है, स्वामित्व कौन है, वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अंदर बढ़ती हैं। ऑप्शन सी हमारा यहां पर बिल्कुल सही है और लगभग हमारे 23% जो दोस्त हैं उनका आंसर बिल्कुल यहां पर सही आया है। पूछा जा रहा है और इसका आंसर आपको हमारे सामने पेश कर देना है कि जीडीपी का अर्थ क्या होता है, या फिर जीडीपी का वास्तविक उद्देश्य क्या है। सकल घरेलू उत्पाद, सकल डेयरी उत्पाद, महान विकास परियोजना या फिर सकल घरेलू योजना। फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, जल्दी से आपको बताना है और जल्दी जल्दी से आपको हमारे इस आंसर को बता देना है ना। चलिए, तो एक एक कर हम यहां पर देख पा रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारे दोस्त हैं वो अपने आंसर्स को पेश करते हैं। और हमने यहां पर देखा बेटा किसके बारे में, हमने यहां पर आप सभी के साथ जीडीपी के फुल फॉर्म के बारे में देखा। और जीडीपी को हम लोग बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद के एक निश्चित समय अवधि में, कि भारत के अंदर एक निश्चित समय अवधि में, है ना, एक निश्चित समय अवधि में हमने क्या किया बेटा कि एक तरीके से अपने देश के अंदर, अगर हम ध्यान से देखें कि हमने अपने देश के अंदर कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया, हमने कितनी वस्तुओं को बनाया और उसी के साथ साथ हमने कितनी सेवाओं का उत्पादन किया,
इनकी जो एक्चुअल कीमत होती है, इनकी जो कीमत होती है उसी को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद या फिर जीडीपी के नाम से जानते हैं। और आपको देखने को मिलता है बेटा कि जो हमारा ऑप्शन बी है सकल घरेलू उत्पाद, वो बिल्कुल सही है। लगभग हमारे 79% जो दोस्त हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही आए। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कि भारत के अंदर जो हमारा ये मनरेगा है, जिसका हाल फिलहाल में सरकार ने नाम चेंज कर दिया है, मनरेगा को अंदर भारत में कितने लोगों को काम की गारंटी, कितने दिनों तक की गारंटी दी जाती है काम की? 100, 200, 150 या फिर साल के 365 दिन? बहुत प्यारा सवाल है बेटा ये भी, और आपसे इसको पूछा जा रहा है और आपको इसका आंसर बताना होगा। देखते हैं, है ना, और जल्दी जल्दी से, है ना, आपसे इस बिंदु को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बताइएगा। देखा गया तो साथियों ने अपने आंसर्स को देना शुरू किया है और बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों हम लोग अपने इस पॉइंट को देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग मनरेगा की बात करते हैं तो भारत के अंदर जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, जो गांव देहात के इलाके हैं, वहां पर जो हमारे गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनको गांव में ही काम मिले, इसके लिए भारत की सरकार ने क्या किया है कि गांव के हर एक परिवार से, गांव के हर एक परिवार से एक व्यक्ति को आप देखते हैं दोस्तों कि 100 दिन की काम की गारंटी सरकार देती है, और इसे ही हम लोग मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। लगभग हमारे 84% जो दोस्त हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही रहे हैं। पूछा जाता है और आपको इसका आंसर हमारे सामने रख देना है ना। पूछा जा रहा है कि जो हमारा ये विश्व व्यापार संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई है? बहुत प्यारा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल रहा है, और आपको इसके आंसर को बताना है कि विश्व व्यापार संगठन जो दुनिया में व्यापार कराने के लिए बना हुआ है, इसकी स्थापना कब हुई है या फिर इसको कब बनते हुए हम देखते हैं, है ना। जी जी बेटा, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग अपने शॉर्ट, यूएनडीपी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी के अंदर बोलते हैं संयुक्त विकास राष्ट्र कार्यक्रम। हाँ जी, तो एक एक कर हमने देखा, और हमने देखा दोस्तों कि जो हमारा ये WTO है, विश्व व्यापार संगठन, दुनिया में व्यापार करने के लिए बनी एक संस्था है जो साल 1995 में 1 जनवरी को बनाई गई है। और ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही। 90% जो हमारे दोस्त हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही आ चुके हैं। बढ़ रहे हैं आगे, और आपसे चाहेंगे कि आप लोग जल्दी से अपने इस आंसर को हमारे सामने दें। पूछा जाता है कि जो हमारा ये हॉलमार्क है, ये जो होता है, ये हम लोग किस वस्तु की प्रमाणिकता के लिए यूज करते हैं? खाद्य तेल, बिजली के उपकरण, सोने के आभूषण, या फिर इनमें से कोई नहीं? कि इनमें से एक हमारा एक टूल है जो हम यूज करते हैं कि अगर ये चीज होगी तो वो चीज शुद्ध है। ये जो हॉलमार्क होता है, ये हम किस चीज के ऊपर यूज करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। और एक एक कर जो हमारे बच्चों के आंसर्स हैं उनको हमने देखा, है ना, और इन क्वेश्चंस के आंसर्स को हमने एक एक कर आपके सामने पाया। चलिए, तो हमने यहां पर देखा बेटा, और अच्छे तरीके से देखा कि जब भी आप कोई सोने का आभूषण खरीदते हैं, जब भी आप लोग कोई गोल्ड का आइटम खरीदते हैं, उसके पीछे आपको हमेशा हॉलमार्क देखने को मिल जाता है। और हॉलमार्क का मतलब होता है कि जो वो सोना है वो बिल्कुल शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 40% के करीब जो हमारे बच्चे हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही आए। अगला सवाल आपके सामने है। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है, कि कौन सी चीज हमारे प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग, कृषि, परिवहन, या फिर विनिर्माण? कि कौन सा ऐसा कार्य है जो हमारे प्राथमिक क्षेत्र से हमें जुड़ा हुआ देखने को मिल रहा है? उसका आंसर आपको बता देना है। बहुत अच्छा सवाल रहा है, और एक एक कर जो हमारे साथी हैं और जो हमारे बच्चे हैं वो अपने आंसर्स को दे रहे हैं। जल्दी बता दीजिएगा। क्या बात है दोस्तों, ओए होए 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 होए, है ना। चलिए, तो हमने यहां पर एक एक कर देखा, और बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना, आपके साथ जो हमारा ये पॉइंट था कि प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, कि कोई भी ऐसी चीज जो सीधे तौर पर प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, और विशेषकर जितने भी हमारे कार्य कृषि से संबंधित या फिर खेती से संबंधित होते हैं, वो हम प्राथमिक क्षेत्र के अंदर रखते हैं। ऑप्शन बी 74% जो हमारे दोस्त हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही आ गए हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा और आपसे चाहेंगे हम जल्दी से बताएं, भारत के अंदर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो कोपरा है, जिसके जरिए हमने अपने ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को अधिकार दिए, वो कब लागू हुआ? 4 ऑप्शंस आपके सामने, और इसका भी आंसर आपको बता देना है कि भारत के अंदर जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण है ये कब लागू किया गया है। बोल दीजिए बेटा। ओए होए 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 होए, क्या बात है जी। और 4 अलग अलग ऑप्शंस हमारे सामने, और साथियों ने, है ना, हमारे इन आंसर्स को देना शुरू कर दिया है। जल्दी बता दीजिए। देखा गया तो हमने यहां पर पाया दोस्तों कि जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, जिसे हम लोग कोपरा के नाम से भी जानते हैं, इस कोपरा की अगर हम बात करते हैं तो ये साल 1986 में दिया गया है, जिसके जरिए हमें सूचना का अधिकार देते हैं कि अगर आप कोई भी सामान खरीदेंगे तो उसकी सूचना आपको मिलेगी।
इसके जरिए हमें मिलता है दोस्तों क्या, इसके जरिए हमें एक तरीके से चयन का अधिकार मिलता है कि अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको विकल्प मिलेंगे कि आप कोई सी भी अलग अलग कंपनी का सामान खरीद सकते हैं, एक कंपनी का सामान नहीं होगा। और तीसरा क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। क्षतिपूर्ति निवारण का मतलब क्या है, एक तरीके से कि अगर आपने कोई भी सामान खरीदा है, अगर वो सही खराब हो जाता है तो कंपनी उसे 1 साल के अंदर दोबारा से रिपेयर कर देगी आपको बिना पैसे लिए। ऑप्शन डी है बिल्कुल सही। 21% जो बच्चे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है उसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर कोई नहीं। सेवा क्षेत्र के अंदर हम लोग सेवा करते हैं और सेवा के बदले फिर हमें मेवा मिलता है, यानी कि पैसे मिलते हैं। तो सेवा क्षेत्र के अंदर हमारे कौन से कार्य आते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। बोल दीजिए। और अच्छे तरीके से हमने देखा और हमने यहां पर देखा। सर आप हमसे कब मिलेंगे? जल्दी मिलेंगे भाई, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें तो जरूर हम आपसे मिलने आएंगे आपके घर पर। हाँ, तो देखा गया और एक एक कर कर जो हमारे बच्चे थे उन्होंने अपने आंसर्स को दिया और हमने यहां पर देखा क्या बेटा, हमने यहां पर देखा कि एक तरीके से सेवा क्षेत्र का मतलब होता है जो हमारा तृतीयक क्षेत्र होता है, जिसके अंदर हमें विशेषकर देखने को मिलता है दोस्तों कि जो हमारे आपको देखने को मिलते हैं कि जिसके अंदर हम लोग सेवा करते हैं। जैसे अध्यापक सेवा करता है, डॉक्टर आपकी सेवा करता है और उसके बाद फिर आप उनको पेमेंट करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। लगभग 77% जो बच्चे हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही आ गए। पूछा जो सवाल, अगला सवाल है कि जो एगमार्क जो होता है वो किन चीजों पर लगा होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, खाने के सामान, या फिर विशेषकर जो हमारा तेल होता है उस पर, है ना, सोने के आभूषण या फिर फर्नीचर। तो ये जो हमारा आपको देखने को मिल रहा है कि एगमार्क जो होता है ये किस चीज की प्रामाणिकता को आपको शुद्ध देता है, ये आपको बता रहा है। बोल दीजिएगा जी। बहुत अच्छा सवाल है। सर आपका नंबर लीक हो गया है क्या? मेरा नंबर लीक हो गया? बता दीजिए। और एक एक करके जो हमारे साथी हैं उनसे हम लोग देख रहे हैं और अपने आंसर्स को हम लोग यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जी। तो एगमार्क जो है बेटा, निम्नलिखित में से वो हमारी किन वस्तुओं की प्रामाणिकता को शुद्ध करता है, ये हमारा सवाल है। टाइम कंप्लीट हुआ। अगर आप कोई भी खाने पीने का सामान लेते हैं, विशेषकर जो हमारे तेल होते हैं, उसके पीछे आपको एगमार्क का चिन्ह देखने को मिलता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही। लगभग हमारे 64% जो दोस्त हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही आए। पूछा जाता है कि भारत के अंदर जो हमारा ये करेंसी नोट है ये कौन जारी करता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और जल्दी से आपको बताना है, ठीक है। भारत के अंदर जो हमारा ये करेंसी नोट है ये कौन जारी कर रहा है? सिंपल सवाल है, ज्यादा मुश्किल सवाल ये है नहीं और अच्छे तरीके से आप लोग अपने इस क्वेश्चन के आंसर को दे रहे हैं। हाँ, क्या बात है जी, है ना। सर आप कौन से शहर में रहते हैं? दिल्ली में, अगर आपने सुना होगा, दिल्ली एक शहर है, भारत की राजधानी है और वहीं पर है, ठीक है। लेकिन है यूपी से। यूपी में अगर आपको पता होगा आजमगढ़, आजमगढ़ से हैं आप लोग, है ना। आजमगढ़ के अंदर आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि एक इलाका पड़ता है खालिसपुर, है ना, वो हमारा गांव है। गांव की तो बात ही अलग होती है ना। तो हमने यहां पर देखा दोस्तों कि भारत के अंदर जो हमारा करेंसी नोट हमें देखने को मिलता है वो मुख्य तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आता हुआ देखने को मिलता है और आरबीआई उस नोट को छापता है या फिर सिक्कों को छापने का काम देता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। 71% जो दोस्त हैं उनका आंसर बिल्कुल सही आ गया है। आज की क्लास का हमारे सामने आखिरी सवाल है और उसे हम लोग देख लेते हैं, है ना, और फिर बाकी के जो हमारे क्वेश्चन है वो हो गए। आज की क्लास का आखिरी सवाल, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार लाया है कि वैश्वीकरण से किन लोगों के जीवन में सुधार हुआ है? सभी लोगों के, विकसित देश यानी कि जो अमीर लोग हैं उनके ज्यादा फायदा हुआ है, गरीब देशों के श्रमिकों के, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। चारों ऑप्शंस को आप देखते हुए अपने सही आंसर को बताना शुरू करेंगे। बोल दीजिए जी। कैन एनीवन सी मी? बेटा आपको तो यहां पर कोई देख नहीं पाएगा क्योंकि यहां पर आप कमेंट कर रही हैं, है ना, तो आपको देख कैसे सकते हैं? बोल दीजिएगा, बता दीजिएगा और एक एक कर कर आप लोग अपने आंसर्स को शेयर कर दीजिएगा। सर मैं भी आजमगढ़ से हूं। क्या बात है जी, कभी आएंगे फिर आपके घर पे। चलिए, तो यहां पर हमने एक एक कर देखा कि वैश्वीकरण ने सबसे ज्यादा जो आप देखते हो दोस्तों कि फायदा पहुंचाया है ना, वो अधिकतर अमीर देशों के लोगों को ही पहुंचाया है। अमीर लोग वैश्वीकरण से ज्यादा अमीर हुए हैं। हालांकि गरीब लोगों का भी फायदा हुआ है, लेकिन अधिकतर जो फायदा हुआ है, अधिकतर जो चीजें बेहतर हुई हैं वो अमीर लोगों की हुई हैं। अमीर लोग और अमीर हुए हैं और गरीब लोग थोड़े बहुत बेहतर हो पाए हैं। ऑप्शन बी, 15% जो हमारे बच्चे थे उनके आंसर्स बिल्कुल सही आए हैं। और उसी के साथ दोस्तों जो हमारा ये महत्वपूर्ण बिंदु है वो होता है कंप्लीट। आज का जो हमारा ये सेशन रहा इसके अंदर हमने आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस को किया।
लगभग 50 के करीब हमारे क्वेश्चंस रहे और अच्छे तरीके से आपने अपने इन आंसर्स को हमारे सामने रखा। तो जैसे आप देख पाते हैं, यूपी ब्रदर, आयुष, शगुन, हमारे साथ गंगवार जी, फ्रांक, वंदना, अंजलि, हमारे साथ दिग्विजय चौहान, यूट्यूब, अथर्व, ब्रजेश, उमेरा, मिस चौधरी, गणेश जी, डन 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 डन, ये सारे बच्चे हमारे छाए हुए हैं। अब ये तो हमारी आज की क्लास रही जो आपके सामने पेश की गई। अब आपके साथ हम लोग दो चार चीजों को डिस्कस करना चाहेंगे और आपसे चाहेंगे कि आप लोग अपनी चीजों को पेश करें। हमारी आज की इस क्लास के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो हमने सिर्फ आपके साथ जो आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं ना उन्हें डिस्कस किया है ना। हमारे जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस किया है। हमारे जो आने वाले सेशंस होंगे उसके अंदर हम लोग आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और उसी के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस क्लास के खत्म होने के बाद ध्यान से सुनना, इस क्लास के खत्म होने के बाद आपको दो चीजें बतानी है। पहली कि आपको क्लास समझ में आई कि नहीं आई, जैसा भी आपका रिस्पॉन्स हो वो आप बताइएगा।